आपके हाथ में, कैमरा आपके पास है, एक कैमरा वो चल रखा हुआ है, ठीक है। साउंड आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है, इस कैमरे में सब आ रहे हैं बेटा। अच्छा ठीक है, एक बार देख लीजिए साउंड रिकॉर्डिंग करके ठीक आती है उसमें। हाँ सर, आप सैकड़ों वीडियो शूट हुए। नहीं वो मेरा क्या, प्लीज डोंट माइंड, वो नहीं इसमें कह सब रहा। बात है। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे हाँ जो जी, हम इसमें बोल सब रहे हैं आ वो रहे हैं, इसमें भी सब आ बाद रहे में एडिट करेंगे। कैमरा में ठीक है, ठीक है। इसका वो देखना चाहिए। जब आप कहेंगे यस तब हम बोलना शुरू करेंगे। सर आप थोड़ा सा इधर हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। हाँ मेरी तरफ। आप नहीं, आप एक मिनट, आप गलत दबा रहे हैं भैया। तो दबाते हैं तो प्ले में चला जाता है। देखिए जैसे आप start कर दीजिए। हाँ देखिए, हाँ हाँ यस यस, ये है ना, ये स्टिल के लिए ये हमारा शूटिंग स्टार्ट है। अब इसको एडिट कर लीजिए। मैं चालू कर देता हूँ। अच्छा वो हो रहा है, ये क्या? इसमें क्या रखा हुआ ये दोनों में होते रहेंगे। है? ठीक है, इसको अभी बंद कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, फोन से इसको बंद कर दीजिए। क्या हो गया सर? कुछ नहीं, बंद कर दीजिए, चल फोन से ही कर लो। ये फोन इसमें लगा है। टेलीफोन से कर दीजिए। इसमें तो सब आते हैं। वीडियो कैमरा से कितने छोटे छोटे आगे बैटरी उसकी पूरी बाहर लटक रही है। बड़ी वाली बैटरी है जो हाँ। 2 घंटे करीब चलती है। ठीक है भैया। फोन साइलेंट है सारे? फोन साइलेंट है? सबके साइलेंट। चले शुरू करें। रोलिंग। मित्रों नमस्कार। आज शब्द यात्रा के लिए हमारे साथ हैं अशोक कुमार सिंह जी, जो आगरा से आए हैं। अशोक कुमार जी बहुत सारी कलाओं में पारंगत हैं। आप पेंटिंग भी करते हैं, कविता भी लिखते हैं, स्कल्पचर भी करते हैं और भी अन्य कलाओं में आप पारंगत हैं। कवि के रूप में आपकी पुस्तकें प्रकाशित हुई हैं। एक चित्रकार के रूप में बहुत सारी आपकी सोलो और मिक्स्ड तरह की एग्जीबिशंस भी लगी हैं। स्कल्पचर्स भी आपके बहुत महत्वपूर्ण स्थानों पर लगे हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है कि आज प्रीति जी के सौजन्य से आदरणीय अशोक कुमार सिंह जी हमारे बीच में हैं। अशोक जी, मैं तो बहुत थोड़ा सा आपके बारे में जान पाया, लेकिन मैं समझता हूँ कि अपने जीवन के बारे में, किस तरह से आप कला के क्षेत्र से जुड़े, क्या आपकी बैकग्राउंड रही, उसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे जो दर्शक हैं उन्हें जानकारी दें। देखिए, मैं वैसे तो मैं साइंस साइड का स्टूडेंट था और केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, फिर बायोलॉजी और उसके बाद मैंने बीए में इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, अंग्रेजी, हिंदी जैसे विषय पढ़े। लेकिन बाद में फिर मुझे लगा कि मैं पेंटिंग के लिए बनाऊं और मैं कुछ करना चाहता था। साइंस साइड में प्रॉब्लम ये है कि कहीं लैब अच्छी नहीं होती, कहीं टीचर अच्छे नहीं होते गाइड करने वाले। तो मैं कुछ ज़िंदगी में करना चाहता था। मुझे हमेशा लगता था कि ये सब काम जिन जो क्रिएटिव हो, जो मुझे लगे कि कुछ मैं दुनिया में करूं, तो वहाँ जब साइंस लैब अच्छी नहीं होती थी तो मुझे हमेशा लगता था कि ऐसा ना हो कि पढ़ने का जो थोड़ा सा समय होता है वो निकल जाए और मैं कुछ ना कर पाऊँ। तो इंटर के बाद मैंने जो आर्ट साइड के सब्जेक्ट लिए, साइकोलॉजी, इकोनॉमिक्स वगैरह, उसमें स्टडी करता रहा। कीट्स और गालिब, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत जैसे महाविद्वानों की कुछ रचनाएं पढ़ता था, इसलिए कि कुछ दिमाग पक जाए। तो ये एक मेरा सफ़र शुरू हुआ बीए के बाद। और फिर मैंने पेंटिंग में एमए किया आगरा कॉलेज से। तो जब आगरा कॉलेज से एमए किया तो मुझे लगा कि जो हमारा 2-3 साल का पढ़ने का वक्त है
वो ज़िंदगी का सबसे कीमती वक्त है। लेकिन तब तक मैं सोचता था कि सिविल सर्विसेज की भी तैयारी की जाए। तो बीए प्रीवियस फाइनल में मैं 6-6 7-7 घंटे लाइब्रेरी में बैठ के स्टडी करता था, इसलिए कि कुछ कमी ना रह जाए। लेकिन मुझे चूँकि आर्टिस्ट बनना था, तो धीरे-धीरे मैं फिर पेंटिंग करता रहा। और मैंने अपनी पहली एग्जीबिशन इंटर में लगाई थी। अरे वाह, इंटर में कितनी बड़ी बात मैंने है। फर्स्ट एग्जीबिशन लगाई थी, और उसके बाद मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। और मैं जब लोगों ने मुझे प्रोत्साहित किया, बहुत अच्छा लगा, तो फिर मैं आगे करता चला गया। और जब मैं बीए प्रीवियस में पढ़ता था, तो एक छोटी सी घटना है, मैं बांग्लादेश घूमने के लिए गया था। तो जब बांग्लादेश से लौट के आया, तो बंगाली लोगों को जो लेडीज़ थी, वो 3 लेडीज़ नहा के जा रही थी पानी में से, कुएं के पास से। तो नहा के जा रही थी, पीछे बैठा हुआ था। तो वो मुझे उनका पहनावा, उनका रहना सहना मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैंने ऐसी 3-4 पेंटिंग बनाई। और यहाँ आगरा कॉलेज में एमए वालों की एक एग्जीबिशन लग रही थी, तो मैंने वहाँ पे अपनी वो डरते पेंटिंग दिखलाई। वहाँ सब लोगों ने मेरी पेंटिंग बहुत अप्रिशिएट की, और एग्जीबिशन लग चुकी थी, मतलब बिल्कुल फाइनल स्टेज पे थी। तो जो वहाँ के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, उन्होंने सारी पेंटिंग्स में से मेरी 3 पेंटिंग्स वहाँ लगाई, और एमए वालों की पेंटिंग वहाँ से हटा दी कि नहीं, कुछ नहीं, तो ये पेंटिंग है। तो मुझे लगा कि उल्टा सीधा जो भी मैं काम करता हूँ शायद ठीक है, इतने सारे स्टूडेंट्स में उन्होंने मुझे अप्रिशिएट किया। तो ऐसी चीज़ें मुझे हमेशा लगता था कि बहुत कुछ हम अपने आप को एक्सपोज नहीं कर पाते, बहुत सी प्रॉब्लम्स की वजह से। मगर जब दूसरे लोग अप्रिशिएट करते हैं, तो हमें लगता है शायद ठीक रास्ते पे हम चल रहे हैं। तो मैं बीए के बाद जब मैंने एमए किया, तो मैंने अपनी एग्जीबिशन सोलो शो करने शुरू कर दिए थे। और अभी तक मैं 42 शोज़ कर चुका हूँ, जिसमें से 28 शोज़ तो मैंने आर्ट गैलरीज में किए, और बाकी ऑनलाइन किए। तो ये सब मेरा लिखना पढ़ना चलता रहता था। भगवान की कृपा थी कि जब पेंटिंग बनाता था, तो फोटोग्राफी भी करता था, लिखता भी था, स्कल्पचर भी बनाना मैंने शुरू कर दिया था। स्कल्पचर में मुझे बाद में स्टेट अवार्ड मिला। करता पेंटिंग था, पढ़ाता पेंटिंग था, आगरा कॉलेज में पेंटिंग पढ़ाता था, लेकिन वो मैं स्कल्पचर साथ साथ करता रहता था। फोटोग्राफी में मैंने बहुत काम किया कि फोटोग्राफी को लोग क्राफ्ट समझते हैं, शिल्प, राइट। तो हमें हमेशा लगता है कि ये सब जैसे ताजमहल बना रहे हैं, ठक 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 कर करके, या कोई बहुत पर्स बना रहे हैं, कोई चीज़ बना रहे हैं, तो ऐसे ही फोटोग्राफी में कैमरा लिया, खींच दिया। तो मुझे लगता था नहीं, फोटोग्राफर लोग इतने सीधे होते हैं कि अपना कलात्मक पक्ष और जो उसकी सृजनात्मकता है, क्रिएटिविटी है, उसको डिफाइन नहीं कर पाते। फोटो खींचा, दे दिया, पैसे ले लिए, शादी में फोटो खींचा, ले लिए, बस उनको ऐसा लगता है। तो मुझे लगता था नहीं, फोटोग्राफी जो कैमरे से काम, फोटोग्राफी बहुत डेवलप हो चुकी है। और ये मैं आपको बता रहा हूँ 30 साल पुरानी बात, जब 30 साल पहले फोटोग्राफी सेलुलाइट फिल्म के ऊपर होती थी। तो सेलुलाइट फिल्म के ऊपर कैमरे से 35 कैमरे से या 120 कैमरे से फोटोग्राफी हो गई थी। मैं उस समय से फोटोग्राफी को एज ए आर्ट इस्टेब्लिश करने के लिए काम करता था। तो धीरे धीरे उसको किस तरीके से इमेजेस को हम, जैसे लोग कहते हैं, इसके लिए तर्क रखते हैं कि जो ब्रश से करते हैं वही पेंटिंग होती है, जो हम रंग फैला के कैनवास पे करते हैं वही पेंटिंग होती है। तो हमने ब्रश भी तो एक माध्यम की तरह यूज किया, कलर भी तो एक माध्यम यूज किया, राइट। मतलब आपका कहना ये है कि कलाकार किसी भी तरह से अपनी कला को प्रदर्शित कर सकता है। कलाकार अपने आप को एक्सप्रेस करता है कैनवास के ऊपर। तो भाई इस समय तो स्थिति ये है कि फोटोग्राफी लोग भी डिजिटल पेंटिंग बना रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, डिजिटल भी, बिल्कुल। हाँ, वो भी एक कला ही है। डिजिटल बना रहे हैं, उसके बाद भी और बहुत सारी आ गया, जिसमें इमेजेस हवा में होती हैं, हम उसको करते हैं। तो ये सब चीज़ें तो बहुत सारी हैं। तो फिर मुझे मैं ये 35 में फोटोग्राफी करता था। 30 में फोटोग्राफी करने के बाद मैंने उसको कहा कि किस तरीके से पेंटिंग होती है। मैंने उसके ऊपर अभी मुझे 2006 से मैं उसमें काम कर रहा हूँ कि फोटोग्राफ को कलाकृति में कैसे कन्वर्ट किया जाए। हाँ, अच्छा। ऐसे मतलब मैंने और भी पेंटिंग्स, अभी कहीं आर्ट गैलरी में जब हम गए थे, जी, तो हमने देखा ऐसे एक्सपेरिमेंट कर रखे हैं जी लोगों ने, हाँ। और जो कि बहुत अच्छे जी लगते हाँ, हैं। बहुत। बहुत देखिए, ही इनकी एग्जीबिशंस भी होती हैं हाँ, आजकल। हाँ, मैंने है कई ना? एग्जीबिशंस विजिट की हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल। बात कह रहे हैं आप। तो कलाकृति वो है जिसमें हम अंदर से एक्सप्रेस हाँ, करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और मीडियम अगर कुछ भी हो। बिल्कुल, और अगर हम फोटोग्राफी के अंदर मान लीजिए अपना दिमाग लगा के अपनी इमेजिनरी या अपने अंदर जो भाव है वो दूसरी जगह देख के उतारते हैं, तो वो इमेजेस हमने उतार ली। यहाँ मेरे मन में एक सवाल आ रहा है जी कि हमने फिल्म पे आपने फोटो खींची, जी, अब तो चलो फिल्म की जरूरत नहीं जी है, जी। तो
तो जब फिर उसके अंदर हम और चेंजेस कैसे ला सकते हैं? हाँ, मैं वही बता रहा हूँ। अभी तक तो हम इमेजेस खींचते थे, हाँ। इमेजेस में मैनुअली लाइट एंड शेड सेट करते थे, हाँ जी, कलर का रिदम देखते थे, हाँ। सॉलिडिटी देखते थे, जो हम कला के अंदर देखते हैं चित्रकला में, और वो देखते थे कि उसके अंदर कहाँ लय है, कहाँ हमें संगीत सा सुनाई पड़ता है। उन चीज़ों को हम हाथ से सेट करते थे, कहीं डार्कनेस बढ़ा के, कहीं लाइट बढ़ा के, कहीं लाइट के मासेस जोड़ के, कहीं घटा के। तो ये अच्छा। काम हम मैनुअली करते थे, हाँ। राइट? हम्म, तो जब आप मैनुअली करते हैं तो आप इन्वॉल्व हैं, हम्म, आपके अंदर की भावना इन्वॉल्व है कि यहाँ पे हमें लाइट बढ़ानी है और यहाँ लाइट घटानी है। तो यही आर्ट है, यही कलाकार है। पर ऐसे फीचर्स अब तो मोबाइल में आ गए, हम कोई भी बिल्कुल। फोटो खींच के उसमें बहुत सारे बिल्कुल। चेंजेस कर सकते हैं। अब डिजिटल वर्ड आ गया। हाँ। बेसिकली जो- हुआ यही है, जी। जो प्रयोग आपने पहले हाथ से जी किए, हाँ। उन्हीं सारे प्रयोगों का अब बेस्ट डिजिटल- क्या पॉसिबल हो बिल्कुल, सकता है, हाँ। उसी को हमने टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर में ले लिया, टेक्नोलॉजी में बदल हाँ। लिया। तो जब हमने उसको सॉफ्टवेयर में कन्वर्ट कर लिया, कन्वर्ट किया। तो ये टूल भी तो हमारे रंग ब्रश जैसे ही है। हाँ बिल्कुल, हमने बिल्कुल, ब्रश है। बनाया या इलेक्ट्रॉनिक्स बनाया लोहे से, हाँ। या हमने इंटरनेट इसके अंदर डाला, या हमने कलर और अलसी का तेल डाला, एक ही बात है। एक आप ही। उसको ये कैसे कह सकते हैं क्राफ्ट है? एक बात तो मैं उसको नहीं मानता था, मैंने बहुत बहस भी की। लखनऊ में ललित कला एकेडमी का मेंबर था, तो वहाँ भी सारे सदस्यों से, सारे कलाकारों से हम लोग बात करते थे, तो उनके पास इस बात का कोई जवाब ही नहीं सोचता था कि ये क्राफ्ट है, इसको हम ललित कलाओं में शामिल नहीं करेंगे। तो मैंने बहुत प्रयास किया। उसके बाद ललित कला एकेडमी उत्तर प्रदेश में अखिल भारतीय फोटोग्राफी कंपटीशन शुरू करवाया, और वो वाह, पूरे very good, पूरे बहुत अच्छी पूरे बात है, भारतवर्ष बहुत में अच्छा। वो पहला ही एक है, और अभी चल रहा है वो 3 साल में एक बार पूरे भारतवर्ष से फोटोग्राफ्स मंगाते हैं और हम उसकी एग्जीबिशन लगवाते हैं। ये तो किस्सा ये चंडीगढ़ में एक रोज फेस्टिवल होता है, हम इतने सालों से वहाँ पर फोटोग्राफी कंपटीशन देखते आ रहे हैं। जी बहुत बढ़िया फोटोग्राफ्स वहाँ लगी जी हाँ, होती हैं, बहुत रोजेस की अच्छे। स्पेशली जी हाँ, बिल्कुल। तो हमने उसको जैसे चित्रकला एग्जीबिशन में अवार्ड मिलता था, नेशनल अवार्ड, स्टेट अवार्ड, इसी तरह वो नेशनल अवार्ड फोटोग्राफी में हमने शुरू कराया, वो अभी चल रहा है। बहुत ये एक छोटा सा प्रयास था। बहुत ये तो- सर ये छोटा प्रयास नहीं है, जी, आप हाँ, कह रहे हैं कि ये हाँ, छोटा हाँ, प्रयास लेकिन ये है। बहुत बड़ा प्रयास है। बहुत बड़े और- काम किए जाने चाहिए। और सिंह साहब, यहाँ एक सवाल पैदा होता है, जिस जी। तरह से शुरुआती दौर में आपने बताया कि आप साहित्य में जी कई सारे लोगों से प्रभावित रहे, जी इसी तरीके से ये भी बताइए कि पेंटिंग में कौन ऐसे हाँ। विश्व स्तर के या भारत के स्तर के कलाकार रहे जिन्होंने आपकी आपको- पेंटिंग को इन्फ्लुएंस किया, जी। या आपने उनसे पेंटिंग सीखने की कोशिश की? देखिए, बहुत बड़े बड़े विद्वान हमसे काम करते रहते हैं हमारे क्षेत्र में, और जैसे मैं माइकल एंजेलो की पूजा करता हूँ, पिकासो की पूजा करता हूँ, और रेम्ब्रांट की पूजा करता हूँ, राइट सर, रेफेल और लियोनार्डो विंची की पूजा करता हूँ, या हुसैन की पूजा करता हूँ, सतीश पूजा। तो ये सब लोग इतने बड़े बड़े कला गुरु हैं कि आप कितने ही ओरिजिनल बन जाएं, लेकिन आप इनके पास से गुजरेंगे। आपको सांस में, अगर आपको सांस लेनी है तो ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनसे बच के निकल जाए। जी। मेरे संग भी वही हुआ, आपके साथ भी होगा। जी। आप कहें कि सौमित्रानंदन, महादेव वर्मा, गालिब को आप जी। भूल जाए, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल ही आप नहीं। कितना भी सोचें, कितना भी अच्छे उसे से भूलने की जरूरत भी क्या है, वो तो आपकी परंपरा है। हाँ। हमें ये लगता है कि हम हम वहाँ से कुछ वो- सीख ही तो रहे हैं। बिल्कुल नहीं, उनके पास से सीख गुजरना तो ही कुछ पड़ेगा। नया हाँ, भी जोड़ते हैं हाँ। हम उसमें। उनके पास से आपको गुजरना ही पड़ेगा। गुजरना ही तो मैं इन सब की पूजा करता हूँ, लेकिन जब मैं काम करता हूँ, मैं ये पर्सनल आंसर जवाब दे रहा हूँ, जब मैं काम करता हूँ तो मैं इन सबको भूल जाता हूँ। इनके पाँव छू के जाहिर है, वहाँ तो आपकी ओरिजिनलिटी है। हाँ, इनको हाँ, अगर आप उन्हें याद रखेंगे तो जी। आपकी अपनी ओरिजिनलिटी बनेगी नहीं। जी, इनके पाँव छू के मैं काम शुरू करता हूँ, लेकिन इनको बिल्कुल नहीं याद नहीं करता, ना इनकी शैली याद करता। कोशिश करता हूँ कि जो मेरे अंदर है वो कैनवास पे आए, या कविता में या स्कल्पचर में आए, और मैं हमेशा अपनी शैली, अपनी स्टाइल डेवलप करने के लिए, अपने विचार को एक्सप्रेस करने के लिए कैनवास पे जो भी कुछ लिखता हूँ या करता हूँ, वो सब का सब कोशिश करता हूँ ओरिजिनल हो। उसमें से अगर मान लीजिए कोई स्टाइल भी कॉपी होती है, कहीं कुछ भी होता है, ऐसा संभव है कि हम जो बना रहे हों वो हमसे 50,000 किलोमीटर, 100-200 किलोमीटर दूर बैठा हो कोई आर्टिस्ट भी बना रहा हो। imagine करके इट कैन बना रहा बी, इट कैन बी, बिल्कुल। इट कैन बी। लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे स्ट्रोक्स भी मेरे हों, कंपोजिशन भी मेरा हो, विषय भी मेरा हो, सोचने का तरीका भी मेरा हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं कि ऐसा कोई और नहीं सोच रहा हो, बिल्कुल। ऐसा भी हो सकता है। बिल्कुल ठीक तो बात। लेकिन मुझे लगता है कि हमें अभी हम इस पे भी बात करेंगे कि कलाकृति क्या होती है, व्हाट इज पेंटिंग। हम लोग कलाकृति जी, जी, कलाकृति बिल्कुल। व्हाट इज एस्थेटिक्स इन आर्ट।
तो वो सब मैं आपके जो थोड़े से सवाल हैं उनका उत्तर बाद में दे पाऊँगा। तो हम जो भी कुछ करते हैं, मैं जो भी कुछ करता हूँ, कोशिश करता हूँ कि ओरिजिनल हो और दूसरे लोगों के कलाकारों का आशीर्वाद मुझे मिले, जिससे कि मैं आगे अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। स्कल्पचर आपने जब करना शुरू किया तो आपके सामने कौन से ऐसे कलाकार थे जिनके स्कल्पचर्स ने जी। आपको एक इंसाइट दी, आपको लगा कि आपको स्कल्पचर करना चाहिए? मैं जब मैं 12वीं क्लास में था तो एक कुम्हार हमारे पास आया करता था घड़े लेके। तो मैं एक बार उसके घर गया और मैंने देखा मट्टी बना रहा है। तब से मैं मट्टी वट्टी ले आया और मेरी माँ बचपन में जब आटा गूंथती थी थोड़ा सा आटा में दे दी खेलने के लिए। हाँ। तो शायद उस समय उंगलियां चल गई, तो मुझे लगता था स्कल्पचर में बना सकता हूँ। तो मैंने इंटर में जो स्कल्पचर बनवाया मुझे बड़ी खुशी हुई कि मैं आराम से एक बार में बना लिया। तो एक रेडी बनाई थी मैंने घड़ी, तो मुझे लगा कि तो बहुत अच्छा है। तो बाद वो चीज़ मेरी शुरुआत थी और मेरी माँ ने जो मुझे आटा दिया था और मैं उसको गूंथ गूंथ के ये बनाता था, तो शायद उस वजह से उंगलियों का डर निकल गया। हम जो बचपन में करते हैं वो पूरी जिंदगी हमारे साथ चलता है। बिल्कुल तो यही जैसी बात है, बिल्कुल। जैसी मैं बड़ा हुआ तो मुझे लगा कि स्कल्पचर शुरू किया जाए। तो सबसे पहले मैंने स्कल्पचर शुरू किया मट्टी में, क्ले में। उसके बाद सीमेंट में स्टार्ट किया और फिर पत्थर में किया, जो हमारे आगरे में गोरार पत्थर मिलता है, स्टोन मिलता है। फिर पत्थर में किया और उसके बाद जब मैंने देखा कि पत्थर की बड़े भारी भारी होता है, सीमेंट का जहाँ पे आपने बना दिया वहीं रखा रह जाएगा, और मेटल का इतना बड़ा उठा के कहीं ले जाए तो मैं अगर आपको पास यहाँ दिखाने की 10 पेंटिंग लाऊं तो हो सकता है, लेकिन 10 स्कल्पचर लाऊं तो ट्रक भर के लाना पड़ेगा, इस जगह बहुत नहीं ला सकते। तो ये सब लेके आएंगे जी, जाहिर ये सब चीज़ें मेरे दिमाग को बड़ा परेशान करी हुई थी। और ये बात है 2000 के आसपास की, 1995 और 6 की बात है। तो मैं कबाड़ी बाजार बहुत जाता हूँ, जहाँ कबाड़ लोग रखते हैं ना, लोहे के समंदर सामान। तो मैं वहाँ उनके पास बैठा हुआ था, उनसे दोस्ती करता हूँ और बैठा हुआ उनके पुर्जे वो खोल देते रेडियो के, मुझे बहुत अच्छे लगते थे। तो वो कहीं एमसील बेच रहा था, तब एमसील नई आई थी 92 और 3 में। तो मैं वहाँ बैठा हुआ चाय पी रहा था, मैंने कहा ये क्या चीज़ है, कि बोली एमसील है, उसको ऐसे चिपका दीजिए पानी की टंकी बंद हो जाता है। तो इतनी सी उसने मुझे एमसील दी, मैंने कहा देना। तो मैंने उसे गोली बना के रखी, तब तक चाय पी, वो एकदम हार्ड हो गई लोहे जैसी। तो मैंने कहा यार बहुत अच्छा है। बस मैं घर आया, घर से मैंने वो अगले दिन उसके बारे में पढ़ा कि एमसील क्या होती है। दीज आर एपॉक्सीज, फाइबर ग्लास में से फाइबर हटा दीजिए तो एपॉक्सीज रह जाती है, तो एमसील इज एपॉक्सी। तो वहाँ मैं गया, उसके बाद मैंने एमसील खरीदी और फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं आज तक एमसील से बड़े बड़े स्कल्पचर बनाता हूँ। उसी में मुझे स्टेट अवार्ड मिला स्कल्पचर में। सर ये हैवी नहीं बनता, लाइट होता है इसका? हाँ, ये लाइट होता है, पत्थर लोहे जैसा मजबूत होता है। अच्छा। सिर्फ आग से खराब हो सकता है और किसी चीज से खराब नहीं होता, पानी वानी धूप कुछ तो इसको कलर भी करने की जरूरत नहीं पड़ती है जी। इसका जो कलर ओरिजिनल भी कलर कर सकते हैं। वो भी कर सकते हैं, पर आप कलर करते हैं ओरिजिनल रखते आप हैं? जैसे कल चाहें कलर कर लें, यू कैन डू इट। और मैं भी उसमें कलर करता हूँ, मैं कभी अच्छा। कॉपर का, कभी सिल्वर, कभी तरह तरह के कलर करता हूँ। अच्छा। तो और दूसरी बात ये कि और वो बहुत सारे एमसील मिलता कहाँ है? वैसे बाजार में बाजार में वैसे तो छोटा मिलता है। नहीं, वो बड़े भी मिलते हैं। कमर्शियल लेवल की जो दुकानें हैं वहाँ मिलता है। कमर्शियल लेवल की भी, लेकिन हम जो लेते हैं, जो वो आप लेते हैं एमसील हम्म। महिंद्रा की, मैं भी वही लेता हूँ क्योंकि वो सबसे अच्छी होती है। बहुत महंगी पड़ती है, मगर वो चूंकि करते हैं तो करते हैं। जी। हाँ, तो ये विजन पहले आपका ही था या इससे पहले एमसील में बनी मैंने थी? किसी और आर्टिस्ट का काम एमसील में नहीं देखा था शुरुआत आपसे हुई? जी। जब मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन मैंने किसी का नहीं देखा था और लोगों ने भी नहीं देखा था। जब मैं बनारस में, मुझे एक मोल्डिंग वाली स्कल्पचर की वर्कशॉप थी। तो एक बार उनके जो अध्यक्ष महोदय थे ललित कला अकादमी के, मेरे स्टूडियो आए, तो मेरे 20-25 फुट लंबी एक मूर्ति में बना रहा था फाइबर ग्लास की। तो वो देख के बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे वहाँ पे बुलाया कास्टिंग, स्कल्पचर कास्टिंग के लिए। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्कल्पचर डिपार्टमेंट बहुत अच्छा है। अच्छा। जब उन्होंने मुझसे पूछा कि मैं चूंकि उसमें नहीं करता ना, मैं मेटल में नहीं करता था, हाँ जी। लेकिन मुझे मेटल वाले वर्कशॉप में बुलाया था उन्होंने, बट स्कल्पचर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो वहाँ मेरी सब उन्होंने हेल्प की, तो मेटल में मैंने वहाँ किया था। लेकिन उन्होंने कहा कि आप क्या करते हैं, तो मैंने बताया कि मैं उसमें करता हूँ फाइबर ग्लास में। तो बोले करके दिखलाइए, आप कैसे करते हैं। पहले तो उनको विश्वास नहीं हुआ कैसा हो भी सकता है। फिर उन्होंने मुझे डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मेरे लिए मंगाई स्पेशली 2 किलो, और 2 किलो का मैंने वहाँ पे सबके सामने डेमोन्स्ट्रेशन दिया। तो वहाँ जितने भी आर्टिस्ट थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट से लेके स्टूडेंट तक, उन्होंने कहा नहीं, हम तो मोल्ड बनाते हैं, मोल्ड में फाइबर ग्लास डालते हैं, फिर मोल्ड खोलते हैं तोड़ के, फिर स्कल्पचर निकल के आता है।
तो ये हमें करने की क्या पड़ी है, हमें 10-20 थोड़ी बनाने। हाँ आर्टिस्ट तो वो है जो आप एक पेंटिंग बनाते हैं, जी जी उसके बिल्कुल, photo यही state- मैं कहने लगी थी। फोटो स्टेट निकलवा लीजिए उसके। हुसैन ने जो पेंटिंग बनी एक ही बनाई ना, ऐसा तो नहीं उसे 10-15 फोटो स्टेट आप निकलवाते रहिए। हाँ, सो मुझे तो ये लगता है कि हमने जो एक बार बनाया वो दैट इज फाइनल। हाँ उसके बाद मोल्ड शोल्ड बनाना है वो बहुत जल्दी सूखता है। तो जैसे मैं जल्दी बोलता हूँ, आप धीरे बोलती हैं, आप और बहुत धीरे बोलती हैं सॉफ्टली, आप थोड़ा हार्ड बोलते हैं, ऐसा होता है ना। जी तो बनाने की स्टाइल भी थोड़ा तेज कर ली जाए। तो हम्म। मैंने बनाने की स्टाइल बहुत तेज डेवलप कर ली, अच्छा और मैं जितनी देर वो सूखता है उतनी देर में फटाफट उंगली से बनाता मैंने हाँ, करीब। क्योंकि वो तो बहुत जल्दी सूखता है तो बहुत जी हाँ, मैंने बहुत अभी- चाहिए। अभी मैंने सर का अगला इंटरव्यू लेंगे तो हम लेके आएंगे हमसे तो और हम इस- अपने दर्शकों इस को तरीके से मैंने बनाते जो हुए। जो हाँ। स्टार्ट किया वो कबाड़ी बाजार में एमसील खरीद के शुरुआत हुई। फिर मैं स्कल्पचर आ गया। तो आपने मुझसे सवाल पूछा था स्कल्पचर में आप किससे प्रभावित हुए। मैं स्कल्पचर में चूंकि मैंने आपको बताया कि ठोकरे खा खा के आया, और मुझे लगा कि ये सारे के सारे मीडियम जो है मेरे बस की नहीं है उठा उठा के लाना ले जाना। तो मैंने अपने आप ये मीडियम खोजा और अपनी स्टाइल को अपने आप डेवलप किया। मैं और सारे कलाकारों की बहुत रेस्पेक्ट, बहुत स्टडी करता हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अपना तरीका, अपने आप को एक्सप्रेस करना सबसे आप अच्छा अपने है। गुरु मौलिक खुद है। हैं, आप कहने का भगवान मतलब है, जी। भगवान की कृपा है, हाँ। भगवान की बहुत कृपा है, आशीर्वाद। अच्छा, ये मुझे आज ही पता लगा कि एमसील से भी स्कल्पचर बनाए जा सकते हैं। हाँ, शायद लोहे ये- जितने हाँ, लोहे जितने मजबूत। आपने उस कमाल। पेंटिंग की तो बात की जहाँ से आपको पहचान मिली, जी, पर एकदम तो पहचान वाली पेंटिंग तक नहीं आई। उससे पहले आपने क्या, कैसे आपने किया? मैं अभी तक 4-5 हजार पेंटिंग बना चुका हूँ, जो मेरे पास कुछ बहुत सारी हैं, कुछ बिक गई, कुछ रखी हुई, कुछ लोगों के पसंद करें। तो काफ़ी एक्सपेरिमेंट करता रहा, ठीक है। तो अपना रास्ता खोजने के लिए आप एक दिन में कोई अपना रास्ता नहीं नहीं खोज खोज सकते। सकते। हाँ, बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बहुत लंबा रास्ता 50-55 कलाकारों को। हाँ, 50 वही मैं जानना 55 चाह रही हूँ, पहचान से पहले आपको कैसे जी, आपने मैं- आइडेंटिफाई किया कि मेरा वही- रुझान मैं इधर वही है? बता रहा हूँ, 50-55 साल से का सफर काफी लंबा होता है किसी आर्टिस्ट के लिए। जी तो करते 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 मैं जब आगरे में बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर नहीं है कलाकारों के लिए, वहाँ एम्पोरियम्स बहुत है, एम्पोरियम्स में क्राफ्ट डेवलप होता है, हाँ, राइट। हाँ जी कलाकार नहीं है वहाँ बिकते हैं जेम्स और ये और एम्ब्रॉयडरी वहाँ बिकता है। तो आगरे में सरवाइव करना बड़ा मुश्किल है। लेकिन मैं कभी दिल्ली आता था, कभी बॉम्बे जाता था, कभी मद्रास गया, कभी कैलकाटा गया, बनारस गया, ये देखने के लिए वहाँ क्या होता है, वहाँ कलाकार करते क्या हैं। तो मैं दिल्ली बहुत आता था, और दिल्ली आने के बाद यहाँ ललित कला अकेडमी में अपने आर्टिस्टों की एग्जीबिशन देखता था, छोटे छोटे आर्टिस्टों से उनके इंटरव्यू लेता था, उनसे पूछता था कि आप कैसे बनाते हैं, कैनवास कैसा होता है, ये होता है, वो होता है। क्योंकि हम आगरे में तो एमए कर लिया और फर्स्ट क्लास हो गया, टॉप कर लिया, बहुत अच्छा बैठ गए घर, दैट्स ऑल। इसके अलावा हम पेंटिंग करके कोई एग्जीबिशन लगाए, ऐसा नहीं होता। छोटे शहरों में अक्सर ये होता है, यहाँ तो ललित कला अकेडमी और सब कुछ दुनिया भर की चीज़ें। शुरू में तो सर मुझे ऐसा लगता है कि पेंटिंग बनाते रहो, जल्दी से बिकती भी नहीं है। हाँ, शुरू में नहीं बिकती और आप बाद में भी नहीं बिकती, लेकिन उसके लिए आपको एक आर्ट गैलरी चाहिए, आपको कस्टमर्स चाहिए, और जो कस्टमर हो वो खरीदने वाले होने चाहिए, फिर वो आपकी चीज़ों को खरीदना शुरुआत करें। और मुझे तब लगता पैसे है मिलते आपके हैं। पास भी एक इतना पैसा होना चाहिए कि आप पेंटिंग करना जो है एक जी, एक्सपेंसिव Expensive, बिल्कुल बिल्कुल, और अपने आप को सरवाइव करना बड़ा हाँ, मुश्किल होता जी, है। जी, जी। तो सर मैं इसमें मेरा प्रश्न ये है कि हम पहले ऑयल पेंटिंग से करते, ऑयल पेंट्स से करते थे, और अब एक्रेलिक पेंट्स जो आ गए हैं, जी जी, आपको उनके बारे में क्या राय है? देखिए ऑयल कलर्स में लिंसीड ऑयल मिलाते हैं तो हाँ जी धीरे धीरे सूखता है, हाँ, टाइम धीरे लगता है उसको। एक्रेलिक कलर में पानी मिलाते हैं, पानी एकदम सूख जाता है, और उसमें जो एक्रेलिक मीडियम मिक्स होता है वो हवा के लगने से हार्ड हो जाता है, जी तो बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। मैंने आपको बताया जैसे हमारे बोलने की स्टाइल अलग अलग है, मेरी आपकी अलग है, तो पर कोई उसमें पर मैं वो जानना शायद चाहती है। हूँ क्या उसमें उतनी डेप्थ आती, क्योंकि पहले हाँ, अब ना हाँ। अब्स्ट्रैक्ट आर्ट का जमाना देखिए, ज्यादा आ गया, पिगमेंट- कंस्पिकुअस हम नहीं बनाते नहीं, इतना। पिगमेंट तो सब में होते हैं, अच्छा, उसमें पिगमेंट पानी मिला होता है, उसमें ऑयल मिला होता है, अलसी का तेल। पर वो देर से सूखती है तो हम उसमें कितना उसको डीप लेके जा सकते हैं, हाँ। उसमें बहुत सारे चेंजेस कर तो सकते वो हैं। काम आप एक्रेलिक में भी कर सकते हैं, अच्छा, कई स्ट्रोक लगा और सकते वाटर कलर में तो आपको पानी मिला के करना पड़ता है, वो तो हाँ। और भी जल्दी होता हैं। है। हाँ वो तो बिल्कुल। उसमें तो जो गलत हो गया सो हो गया। देखिए इसमें हाँ। कलाकार की अपनी हाँ। सुविधा है, अपना बिल्कुल। स्पेशलाइजेशन है। अपनी सुविधा है, अपना स्पेशलाइजेशन है, और आपका मिजाज हम्म, क्या कहता है, हाँ आपका मिजाज कहता है एक्रेलिक, आप एक्रेलिक दुनिया की जो सबसे महंगी पेंटिंग्स हैं वो सारी की सारी ऑयल ऑयल कलर। ऑयल पेंटिंग में अब वो ऑयल- सारी
अब वो एक्रेलिक में बनने लगी, वाटर कलर में बनने लगी, और ऑयल पेस्टल में बनने लगी, और भी बहुत सारे नए मीडियम्स आ गए जिनके बारे में हमें आपको नहीं पता। बहुत जैसे बहुत अच्छी जानकारी है। अल्कोहल इंक आ गई। अच्छा। अल्कोहल इंक का जो इफेक्ट देखेंगे आपको लगेगा दुनिया ही अलग है बिल्कुल। अच्छा। और भी बहुत सारी आ गई। मैं एक और थोड़ा सा बताऊं, और भी आ गया, वर्चुअल इमेजेस आ गई। लेकिन हम वर्चुअल इमेजेस वाला विषय जब आप पूछेंगे कलाकृति क्या है तब बताना बिल्कुल। क्योंकि वो एक अलग दुनिया है। जी। वो एक अलग दुनिया है हाँ जी। जिसमें हमें आपको आनंद लेना पड़ेगा। हाँ। अभी कैनवास वैनवास भूल जाइए आप, फॉरगेट, ये सब कागज वागज सब बेकार की चीजें। हाँ जी। अब तो आपने जो सोचा है, आप जो सोच रही हैं, वो आपको वो आर्ट कंप्यूटर पे क्रिएट नहीं, वो आर्ट है। आर्ट जो मैंने यहाँ बनाई वो आर्ट नहीं है, बिकॉज ये तो मैंने इसलिए बनाई है कि उसको फिजिकल स्वरूप दे सकूं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। मैं तो थोड़ा समझ गई मैं हम आपकी अब बात। थोड़ा कलाकृति पे भी बात कर लेते हैं कि एक पेंटिंग क्या होती है। पेंटिंग जो मेरे दिल में है, जो मेरे मन में है, मैं उसको कैनवास के ऊपर उतारूं, एक्सप्रेस करूं। राइट? जी। कैनवास पे कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूं? तो ये मेरे अंदर कला साधना है, कला तपस्या है कि मैं अपने विचारों को किस तरीके से ब्रश की नोक के द्वारा सफेद कैनवास पे उतार सकता हूँ। जी। मतलब स्पेस के अंदर आप फॉर्म्स रखती हैं और उन फॉर्म्स को किस तरह रखते हैं ये आपके ऊपर है, ये आपके मिजाज के ऊपर है। उन फॉर्म्स को बीच में आप कितना गैप रखती हैं, उन शब्दों के बीच में आप कितना वो रखते हैं, बड़ा शब्द है, छोटा शब्द है, लंबा शब्द है, 12 मात्राएं हैं, 15 मात्राएं, उसका तब आप संयोजन। एक कविता बनाती हैं। तो ये आपका संयोजन है, कौन सा विचार पहले आए, कौन सा विचार बाद में आए, ये आपका संयोजन है। इसी तरह चित्रकार भी अपने संयोजन को अलग अलग तरह से संयोजित करता है, कंपोजिशन बनाता है। तो वो जो कंपोजिशन बनाता है वो उसकी इंडिविजुअल अप्रोच है, इंडिविजुअल कला तपस्या है कि जो एक ब्रश की नोक पे रंग लेके सफेद कैनवास पे, सफेद का ब्रह्मांड, देखिए इतना सा सफेद पेपर आप भी खरीद सकते हैं, मैं भी खरीद सकता हूँ, लेकिन आज 50 साल काम करने के बाद इतना सा प्यार, आज भी एक पेपर के ऊपर ब्रश टच करते हुए मुझे डर लगता है, ऐसा लगता है कि मैं कोई गलती ना कर बैठूं, ऐसा लगता है कि हाथ कांप रहे हों, क्योंकि आप अंदर तो कुछ भी है, लेकिन जब आप बाहर निकल के आएंगे ना, सब लोग देखेंगे, सब लोग कहेंगे कि ये हुआ, अच्छा आपने ये किया, तो आपका हाथ उस वक्त जरूर कांपेगा कि आपका अब तक जो है उसका सबसे अच्छा होना चाहिए। तो वो एक ब्रह्मांड है जो एक सफेद पेपर है। अगर आप समझते हैं कि पेपर है फालतू है तो आप कुछ नहीं कर सकते। जी। जब तक आप प्रकृति के प्रति, आप जो अनंत आकाश है उसके प्रति समर्पित ना हो जाएं, बहुत बड़ी बात कह आप रहे हैं। अपना मन जब तक ना जोड़ दें, आप उस असीम शक्ति से जुड़ ना जाएं जो जिसने हमको बनाया, जिसके साथ जिसकी वजह से हम हैं, अगर आप उससे नहीं जुड़ते तो आप इतने से कागज को फाड़ के फेंक देंगे। उपासना हो गई, जब आप जुड़ जाएंगे, समर्पण और उपासना है, परफेक्शनिस्ट दर्शन है, ऐसा ही करते हैं। जब आप इससे जुड़ जाएंगे तो फिर आप इसको शुरू करेंगे। तो शुरू करके हो सकता है उसका 1000वां, लाखवां, करोड़वां छोटा सा कण आप कागज के ऊपर उतारते बनाते हैं, लेकिन आपके अंदर बहुत कुछ होता है। तो उस बहुत कुछ को कैसे उतारें? तो धीरे धीरे जैसे आप कला तपस्या करते हैं, आप वक्त गुजारते हैं प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए, प्रकृति को समझने के लिए, प्रकृति को समर्पण करने, एकदम से नहीं कर सकते। आप चाहें मुझसे कहना कि कल को कर दीजिए, नहीं हो सकता। उसके लिए आपको 10, 15, 20, 25 साल साधना करनी पड़ती है, बैठना पड़ता है, सोचना पड़ता है, कंसंट्रेशन करना पड़ता है, फिर आप रंग और बुरश घोल के कैनवास के ऊपर बनाना शुरू करते हैं। तो हमारे मन में एक डर रहता है कि हम जो अनंत में कुछ काम करते हैं, पूरे स्पेस में काम करते हैं, उससे हम जुड़ जाएं। नहीं जुड़ेंगे तो हम पेंटिंग नहीं बना सकते। बिल्कुल ठीक है। हर कलाकार के अंदर एक बेचैनी होती बिल्कुल। है और वो बेचैनी निकल के आएगी जी, तभी कुछ अच्छी, बिल्कुल। वो चाहे कवि हो, चाहे वो कवि हो, आर्टिस्ट हो, कलाकार कभी कोई भी हो। म्यूजिशियन हो, हाँ। उसके भीतर की बेचैनी जब तक एक बिल्कुल। रूप नहीं पाएगी अपने माध्यम में, जी, तब तक बात पूरी नहीं होगी। और बहुत मैं समझता बहुत अच्छा लगा। हूँ आज बहुत प्रीति जी, अच्छा हाँ। शब्द यात्रा के हमारे जो दर्शक हैं, जी, वे भी ये चाहते हैं कि हम इस तरह की जानकारियाँ उन्हें देते रहें। और आज हमारा सौभाग्य रहा कि अशोक कुमार सिंह जी हमारे साथ हैं और हमने एक कलाकार किस तरह से कलाकार बनता है, कला के बारे में क्या सोचता है, उसकी कला की दुनिया कैसी है, ये कुछ छोटे छोटे प्रश्न निकल सकते हैं जो चर्चा हमने इनसे की। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। हम
किसी और दिन सिंह साहब से फिर से मिलेंगे और बहुत सारे सवाल जो आज रह गए हैं उन्हें अगली बार पूछेंगे। नमस्कार। नमस्ते।